हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी कलिता और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में। तो गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज विद वायन में। आज उसका एक नया एपिसोड हम आप सबके सामने लेकर आए हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद है वो पिछले 20 साल से भी ज़्यादा टाइम से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे नाटक फिल्मों में काम किया है। आपने उनको देखा होगा मालवानी डेज, पसंद आहे मुलगी, अस्मिता जैसे बहुत सारे मराठी शोज़ में। और वो अभी रोहित शेट्टी जी के साथ सर्कस, सिम्बा जैसे कई सारी फिल्मों में उन्होंने असिस्ट भी किया है उनको, और अभी फ़िलहाल वो कास्टिंग से भी जुड़ी है। तो हम स्वागत करते हैं नम्रता कदम जी का। थैंक यू आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सीरीज में हाउ टू बी एन एक्टर विद वायन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए एपिसोड में। थैंक यू सो मच। तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट होता है वो एक्चुअली हम उसको बोलते हैं हैशटैग रिवाज, क्योंकि ये एक रिवाज है, एक प्रथा है कि हम हमारे जो गेस्ट हैं उनको कुछ गिफ्ट्स दे के वेलकम करते हैं। तो हमारे जो कोलैबोरेटर्स हैं उन्होंने हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भेजे हैं हमारे गेस्ट के लिए खास, उन्होंने कस्टमाइज़ किया है, तो हम वो प्रथा शुरू करना चाहेंगे। ये जो पहली गिफ्ट है ये भेजा है मेधा गलगले और शिल्पा आप्टे जी ने। उनका एक ब्रांड है जिसका नाम है प्रधा, और वो ऐसे हैंड पेंटेड उन्होंने आपके लिए अपसाइकल बॉटल भेजा है। तो ये है द प्रधा की तरफ से। So beautiful. Thank you so much. It's really good. Thank you. और जो दूसरा गिफ्ट है ये है वेदश्री क्रिएशन की तरफ से। वेदश्री जोएल जी का ये ब्रांड है और उन्होंने आपके लिए खासकर एक कॉम्बो तैयार किया है जिसमें सेंटेड कैंडल्स और बुक मार्क्स है। तो ये है वेदश्री क्रिएशन की तरफ से, और उनके ब्रांड की खासियत ये है कि वो राइट फ्रॉम द स्क्रैच सब कुछ अपने हाथों से बनाते हैं, और इनकी जो पैकेजिंग है वो भी एकदम इको फ्रेंडली है। थैंक यू वेदश्री, थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो है पूर्वा थत्ते जी की तरफ से। उनका ब्रांड है क्रिएटिव स्ट्रोक्स। तो उन्होंने आपके लिए हैंड पेंटेड मोबाइल होल्डर भेजा है। वाओ, थैंक यू पूर्वा, थैंक यू सो मच, आई नीडेड इट, थैंक यू सो मच। और जो नेक्स्ट गिफ्ट है वो भेजा है नीलिमा अमित जी ने। कुछ एफर्मेशन कार्ड्स भेजा है उन्होंने, और उनका जो ब्रांड है वो है वन लाइफ मेनी जर्नीज। इनके जो कार्ड्स है वो आपको लाइफ में पॉजिटिव रहने में काफ़ी मदद करेंगी। तो ये है नीलिमा अमित जी के वन लाइफ मेनी जर्नीज ब्रांड की तरफ से। थैंक यू सो मच नीलिमा जी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस गिफ्ट, क्योंकि मैं खुद स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो आई थिंक ये मेरे लिए ही था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो सारे डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी हमारा जो पहला सेगमेंट था वो यहीं पे ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको गिफ्ट्स काफ़ी अच्छे लगे। बहुत अच्छे लगे, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे लगे। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड सेगमेंट की तरफ, जो है हैशटैग दिल खोल बातें, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप उनके जवाब देंगे हमारे दर्शकों के लिए मेनली, क्योंकि उनके लिए बहुत सवाल होते हैं और हम भी कुछ बातें जानना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है हैशटैग दिल खोल बातें। आप पिछले 20 साल से, उससे भी ज़्यादा टाइम से आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो 20 साल पहले इस पूरे करियर की आपकी जो जर्नी थी इसकी शुरुआत कैसे हुई, आप कुछ बताना चाहोगे? बेसिकली 20 साल पहले मैं बहुत छोटी थी। तो हाँ, मेरी जर्नी शुरू हुई है जब मैं स्कूल में थी, और ऐसे दिमाग में कुछ था नहीं कि भाई एक्टिंग करनी है या इस इंडस्ट्री में आना है, ऐसा कुछ था नहीं। बट हाँ, मैं जिस स्कूल में थी, मैं मुंबई से हूँ बेसिकली। तो मैं मुंबई में जिस स्कूल में पढ़ी हूँ, दादर में हमारा स्कूल था, इट वॉज अ मराठी मीडियम। तो हमारे स्कूल से इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होती थी प्लेस की, और अलग अलग प्रकार के प्लेस थे तभी, जैसे वन एक्ट हुआ या फिर नाट्य वाचन जिसे मराठी में कहते हैं, जिसे नाटक पढ़ा जाता है, उसे परफॉर्म करते हैं बैठे बैठे। तो अलग अलग टाइप रहता था और उस पर ना इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे। और मुझे बस उसके बारे में पता चला कि कोई आ रहा है, स्कूल में आते कि भाई किसे इंटरेस्ट है, करना है। तो पता नहीं क्या सोचा मैंने, उस टाइम मैंने बस हाथ ऊपर कर दिया
और मुझे लेके गए। तो जब से मुझे लेके गए हैं तब से मैं वापस नहीं आई हूँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो हाँ, मेरी जर्नी वहाँ से हुई। जिस स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, आई वॉज रियली ब्लेस्ड, आई कैन से दिस राइट नाउ, कि मेरी स्कूल, मतलब मेरे स्कूल का नाम है बाल मोहन विद्या मंदिर, और इसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में। क्योंकि हमारे स्कूल में जो हमारी एक टीचर थी, जो ड्राइंग टीचर और ड्रामा टीचर थी, विद्या पटवर्धन, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरी इस जर्नी में। तो उनकी वजह से इस फील्ड में आना हुआ। और जैसे मैंने कहा कि जिस दिन मैं इस फील्ड में आई हूँ, उस दिन से मैंने कभी पीछे मुड़ने का मन ही नहीं किया, यू कैन से दिस। और जैसे हम लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे थे, वैसे ही साइमल्टेनियसली विद्याताई, हम विद्याताई कहते थे उनको, विद्याताई हमें प्रोफेशनली काम करने के लिए भी बहुत एनकरेज करती थी। जैसे उस उम्र में हमें मौका मिला सई परांजपे जी के साथ काम करने का और डॉक्टर जब्बार पटेल जी के साथ काम करने का। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक लर्निंग थी, और उनके साथ काम करना एक इंस्टीट्यूट था, एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट था। तो हालांकि मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं हुई है किसी ड्रामा स्कूल से या किसी फिल्म स्कूल से, बट इन सबके साथ, जयदेव हटंगड़ी जी, उनके साथ काम करने का मौका मिला, उनके वर्कशॉप्स में जाने का मौका मिला। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जिन वर्कशॉप का हम कहते हैं एक रूपांतरण होता है एक नाटक में इवेंचुअली, तो वो जो प्रोसेस थी उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो तभी से आप कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल जर्नी भी वहीं से शुरू हुई। वो बस एक हॉबी नहीं रही कभी भी, और ये मेरी हॉबी है ये मुझे पता भी नहीं थी। तो जैसे ही हमने काम करना शुरू किया, तो मतलब एक किस्सा मुझे याद है। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं स्कूल में अपने क्लास में थी और विद्याताई आई हमारे पास, हमारे क्लास में आई, और उन्होंने मेरा नाम लिया और मुझे कहा चलो मेरे साथ। मैं बस उठी और मैं उनके साथ चल पड़ी। उन्होंने मुझे टैक्सी में बिठाया और यही अंधेरी में लेके आई मुझे लोखंडवाला में। एक बड़ा सा दरवाज़ा था। अच्छा, मैं इतनी छोटी सी 12-13 साल की, मेरे सामने इतना बड़ा दरवाज़ा जो मुझसे खुला भी नहीं जा रहा था। मैंने पूरा अपना जोर लगा के उस दरवाजे को खोला, इतना तेज़ एसी। बस जो मेरी मेमोरीज है मैं वो बता रही हूँ। मैंने कहा कि आप मुझे कहाँ पे लेके आई है, तुम चलो तुम्हें समझ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ पे लेके आई हूँ। मैं अंदर गई और उन्होंने कहा अभी तुम्हें एक ऐड की डबिंग करनी है। मैंने कहा वो क्या होता है? एक तो मराठी मीडियम, ऊपर से डबिंग जैसे शब्द जिनका कुछ मतलब ही नहीं पता है। उन्होंने कहा बेटा सीख जाएगी तो। और जो वहाँ पे डबिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे टेक्निक समझाई, और मैंने तभी, जब व्हेन आई वाज लाइक 13 years old, तब मैंने एक फेविकॉल की ऐड की डबिंग करी। और उस वक्त डबिंग ऑटो सिंक नहीं होती थी, जो अभी एक सॉफ्टवेयर है डबिंग के लिए। पहले नहीं होती थी। पहले नहीं, पहले TCR का नंबर पकड़ना पड़ता था। स्क्रीन पे जो TCR नंबर होता है वो पकड़ के आपको सिंक करना होता है। अभी अगर आप 19-20 यहाँ पे हो पे गए तो वो डबिंग आपका लिप सिंक कर सकते हैं विद दैट सॉफ्टवेयर। तो मैंने TCR पे डबिंग सीखी है और डायरेक्टली जाके, मतलब चलो मुझे डबिंग करनी है, एंड इट वाज अ फेविकॉल एड, आई मीन अ ब्रांड एड। सो हाँ, मैं कहती हूँ कि हमारे बैच में जितने भी बच्चे थे, जितने भी एक्टर्स थे तभी स्कूल में, वी ऑल वर ब्लेस्ड, क्योंकि हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला। सो या ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई। सच में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई हो जो आपको तो बता सके कि ये कर सकते। तो बाद में तो आपकी वो आप पे है कि वो आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला आपका ऐसे प्रोफेशनल काम कौन सा था जो आपको, मतलब आपने कहा कि ऐड था वो डबिंग क्या? हाँ, एक्टिंग में मेरा पहला काम मैं कह सकती हूँ, अभी जितना मैं याद करूँ, एक मैंने शॉर्ट फिल्म की थी, इम्तिहान नाम था उस शॉर्ट फिल्म का।
उनको प्रदीप भिड़े जी ने प्रोड्यूस किया था। मराठी हिंदी शॉर्ट फिल्म थी। प्रदीप भिड़े जी ने प्रोड्यूस किया था, संगीत कुलकर्णी उनके डायरेक्टर थे, और हमने ये शूट किया था मध्य प्रदेश में। और तभी मैं कुछ 12 साल की थी और कुछ इतना कुछ डेवलप नहीं था तभी, ट्रेन वेन और ये सारी चीज़ें। तो हम बाय रोड गए थे, वहाँ पे 10 दिन का हमारा शूटिंग था। उस पूरे क्रू में मैं अकेली लड़की थी और उस पूरे क्रू में सबसे छोटी मैं थी। तो एंड आई वॉज प्लेइंग द लीड ऑफ दैट शॉर्ट फिल्म, नॉट अ शॉर्ट फिल्म बट डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सो एक आधे घंटे की डॉक्यूमेंट्री थी और आई वॉज प्लेइंग लीड। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी मतलब मज़ेदार था मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी। तो बहुत सारे किस्से हुए मेरे साथ उस सेट पे। तो हाँ, ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी मेरे लिए। तो बहुत सारे एक्टर्स का ये सवाल होता है कि आपको एक्टिंग ट्रेनिंग लेके मतलब आगे बढ़ना चाहिए या ट्रेनिंग के बगैर भी यू कैन? मेरे ख्याल से एक्टिंग ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। डेफिनेटली ये आपके करियर में या आपके परफॉर्मेंस में एक बेनिफिट हो जाता है। आप अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकते हो, क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग लेते हो तो उस ट्रेनिंग में आपको टेक्निक सिखाई जाती है। और टेक्निक मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है इन एवरी सेंस। हालांकि मैंने कोई फॉर्मल एक्टिंग कोर्स नहीं किया है किसी भी फिल्म स्कूल या किसी भी ड्रामा स्कूल से, लेकिन मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है, आई वॉज रियली लकी आई कैन से कि वो लोग अपने आप में एक इंस्टीट्यूट थे। जिनका मैं नाम ले रही हूँ, जैसे विद्या पटवर्धन है, पंडित सत्यदेव दुबे हैं, सई परांज पे है। उन्होंने एक बहुत अहम चीज़ सिखाई थी मुझे जब हम एक शो के लिए शूट कर रहे थे। एंड इट वाज माय फर्स्ट बच्चों के लिए वो शो था, जिसका नाम था बालदूत। अब अभी भी यूट्यूब पे है वो शो। और वो ऐसे इंटरेक्शन वाला शो था, हम इंटरव्यू ले रहे हैं, बच्चों के खत पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव शो था वो। तो तभी उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी कि कभी भी डायरेक्टर एक्शन कहता है, उसके बाद 2 सेकंड आप अपने मन में कहो और उसके बाद अपना डायलॉग शुरू करो, क्योंकि ये हेल्प करता है एडिटर को, यू नो। तो ये बातें मुझे डायरेक्टली, आई वॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड एंड लकी कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने मिली। आज भी अगर जैसे पंडित सत्यदेव दुबे ने हमें बताया था जब हम उनके साथ एक नाटक कर रहे थे, थाम लक्ष्मी कुंकू लावते, हमारा 2 महीने का प्रोसेस था। उस प्रोसेस में वो उनका प्रोसेस एक पूरा वर्कशॉप रहता है, दुबे जी। तो उस प्रोसेस में ना हमें एक बहुत अहम चीज़ सिखाई थी दुबे जी ने, कि एक बिफोर होता है हर एक चीज़ का। अगर आप विंग में हो, खड़े हो, अपने लाइन के लिए रुके हो, तो आपको 1 सेकंड के लिए सोचना है कि इस लाइन के पहले आपने क्या सोचा है। दैट इज़ योर बिफोर। आप एक कमरे में क्यों जा रहे हो, दैट इज़ योर बिफोर। अगर वो बिफोर लेके आप एंटर करोगे तो वो पूरे सीन को एक अलग लेवल पे लेके जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करते करते सीखने मिली। लेकिन जब आप एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग स्कूल में जाते हो तो आप 24 घंटे उसी में रहते हो, तो आपको काफ़ी सारी टेक्निक समझ में आती है। और जब आप प्रोफेशनली काम करने आते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर रहते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे बंदे को बताऊं कि भाई इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो ये सीन, तो अगर उसको इम्प्रोवाइज़ करना है मतलब क्या करना है अगर वो नहीं पता, या फिर
उसका टेक्निक क्या हो सकता है, ये अगर नहीं पता तो फिर वो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए वो दिक्कत थोड़ी सी हो सकती है, वो थोड़ा लेड बैक हो सकता है बाकी लोगों के मुकाबले, यू नो, दैट इज़ द थिंग। लेकिन हाँ, ज़रूरी है। बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाना या ऐसे कुछ सीखना, या उनको पता नहीं होता कि कौन सही है जो उनको सिखा सके। तो ऐसे में वो कैसे मतलब अपने आप को बेहतर बनाए एज एन एक्टर? मैं इतना कहना चाहूँगी इस बारे में कि अगर आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वॉज देयर इन दैट पॉइंट इन टाइम कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फ़ोटोशूट अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल्स या ड्रामा स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए, आपके लिए दिग्गजों ने बहुत चीज़ें करके रखी हैं, उनको देखो, ऑब्जर्व करो। हमारे पास आज की डेट में यूट्यूब है, 20 साल पहले नहीं था यूट्यूब। तो आज की डेट में हमारे पास यूट्यूब है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नाटक हैं। आज भी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे नाटक शूट करके वो लोग रिलीज़ करते हैं, तो हम वो देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। अच्छे अच्छी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे नाटक जो किताबों में हैं वो पढ़ सकते हैं, जो नाटक किताबों के फॉर्म में है वो आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो आपके पास अच्छी चीज़ें आएंगी, और आप क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है इनमें फ़र्क कर सकते हो। मतलब अगर इफ़ आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल, 2020 से लेके अभी तक हम लोग, मतलब अभी डू नॉट कंसिडर 2023 इन इट, बट 22 तक हम लोग काफ़ी हद तक क्वारंटीन थे या फिर लॉकडाउन कंडीशन में थे हम लोग। तभी काफ़ी लोगों ने OTT का सहारा लेके काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके का, अच्छे कंटेंट का एक्सपोजर मिला है। और अभी हमारे ऑडियंसेस की टेस्ट चेंज हो गई है। तो ये टेस्ट चेंज हुई है क्योंकि वो आपको एक्सपोजर मिला है। अब अभी आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें ही अच्छी लगती है। अभी आपको आके कोई भी कुछ भी थोप दे तो आप वो देख नहीं पाएंगे। सो यू कैन ऑलवेज मेक योर चॉइस, राइट? तो वो आपके हाथ में है, आपको कैसे सीखना है। क्योंकि अगर हम यूट्यूब पे देखें तो ऐसे काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो फ्री हैं, जहाँ पे आपको कुछ भी सब्सक्रिप्शन नहीं देना पड़ रहा है। सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। हमारा भी मोटिव यही है कि हम जो एक्टर्स हैं उन तक बातें पहुंचा सके, क्योंकि लोगों को पता नहीं होती बहुत सारी चीज़ें। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का वही मोटिव था। एंड एक्चुअली बहुत सारे फ्रॉड्स लोग यहाँ पे हैं, फेक लोग यहाँ पे होते हैं इंडस्ट्री में। तो जो स्पेशली नए लोग आते हैं या बाहर से आते हैं दूसरे शहर से, उनके मतलब बहकावे में आ जाते हैं। तो कैसे उनसे बचें और कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लोग फेक है? सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगी कि काम दिलाने के लिए हमारे इंडस्ट्री में कास्ट करने के लिए 1 रुपए की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक्टरों को 1 रुपया नहीं देना पड़ता है कास्टिंग डायरेक्टर्स को, जो ऑथेंटिक कास्टिंग डायरेक्टर है या जो जेन्युइनली एज अ कास्टिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है आई गेस, कि अगर आपको कोई कहे कि आप मुझे 10,000 दो, 5,000 दो, 2,000 दो, मैं आपको फ़लाना में काम दिलाऊंगा, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मेरे ख्याल से। या इसी प्रकार का कोई भी अगर नेगोशिएशन आपके साथ होता है तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आपको अगर अच्छे से काम करना है, आपको अगर आपका टैलेंट दिखाना है, तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना है कि आपका ज़रिया सही रहे, आपका डायरेक्शन सही रहे, आपका इंटेंशन क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। तो आपको अपने आप जो भी रास्ते हैं वो खुल जाएंगे आपके लिए। जी, जैसे कि आपने ज़रिया की बात कही, तो मोस्टली कास्टिंग डायरेक्टर्स या कास्टिंग लोगों के थ्रू एक्टर्स जाते हैं। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता कास्टिंग के प्रोसेस के बारे में। तो आप थोड़ा सा, मतलब ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, पर थोड़ा सा अगर आप बता सकें कि कास्टिंग के लोगों को कैसे अप्रोच करें।
देखो अभी इंटरनेट ने ना बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी है। अगर आप गूगल पे सर्च करो कि टॉप 10 कास्टिंग एजेंसीज या टॉप 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो आपको एक लिस्ट आ जाती है। तो वहाँ पे उनके फ़ोन नंबर्स भी दिए गए होते हैं, उनके ऑफिस का एड्रेस दिया होता है। तो इधर यू कैन कॉल देम, इधर यू कैन ड्रॉप इन टू देयर ऑफिस एंड यू कैन आस्क देम, यू कैन ऑलवेज आस्क देम कि कैन आई ड्रॉप माई प्रोफाइल और कैन आई ड्रॉप माई फोटोज़ और कैन आई गिव माई इंट्रोडक्शन। यू कैन गो एंड ऑलवेज आस्क देम। अभी हम ये बात कर रहे हैं बहुत ही जो फ्रेशर्स हैं उनके बारे में, जो शायद मुंबई से हैं या फिर एक्टिंग करने के लिए मुंबई में आए हैं, उनके बारे में हम ये बात कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं उनका तो कनेक्शन से काम बन जाता है। मतलब अगर मैं किसी को जानती हूँ, किसी के साथ मैंने काम किया है, तो ऑब्वियसली मैं वो जानती हूँ कि वो एक्टर कैसे हैं, वो इंसान कैसे हैं। तो उस हिसाब से मैं उनका नाम कहीं सजेस्ट कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं कास्टिंग कर रही हूँ तो मैं उनको अपने, अगर उनके लायक कोई कैरेक्टर है, कोई रोल है, तो मैं डेफिनेटली उनको अप्रोच कर सकती हूँ। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं वो डेफिनेटली कास्टिंग एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू फ़ोन नंबर्स, आई मीन जो फ़ोन नंबर्स गूगल पे दिए गए हैं, या फिर ऑफिस है उनके ऑफिस। बहुत बार अभी इंस्टाग्राम पे ऐसे भी होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स एक ओपन इंट्रोडक्शन रखते हैं, डेडिकेटेड डे रखते हैं। सो आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स बुला रहे हैं फ्रेशर्स को। तो आपको बस वहाँ पे ध्यान देना है। ऑब्वियसली ऐसे फेक अकाउंट्स भी हैं जहाँ पे लोग पता नहीं क्यों बुला लेते हैं लोगों को, और पता नहीं वो क्या काम करते हैं। आई मीन वो कुछ काम करते ही होंगे, आई एम श्योर, बट आपको क्या काम करना है वो आपको डिसाइड करना है। और उस तरह से उस इंसान को या उस कास्टिंग डायरेक्टर को या उस कास्टिंग एजेंसी को अप्रोच करना है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि स्किल और टैलेंट, मतलब बहुत सारे बॉर्न एक्टर्स होते हैं और बहुत सारे हैं जो मतलब ऐसे स्किल, एज अ स्किल इस चीज़ को निखार सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? डेफिनेटली बॉर्न एक्टर्स होते हैं, टैलेंट होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी हो तो वो चीज़ अच्छी तरीके से शेप लेगी, यू नो। और क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो गाना अच्छा गाते हैं, जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है लेकिन वो गाना अच्छा गाते हैं। हमने देखा है कि यू नो कई सारे रियलिटी शो में कि यार क्या गा रहा है बंदा, और पता है इसने कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली, लेकिन वही बंदा जो एपिसोड 1 में गा रहा है, और जब उसको ट्रेनिंग मिलनी शुरू होती है और जब एपिसोड 80 में वो गाता है तो उसमें वो खुद फ़र्क जान लेता है। तो यही बात है कि अगर बॉर्न टैलेंटेड आप हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ट्रेनिंग ले लें तो वो आपको अलग लेवल पे लेके जाएगा डेफिनेटली। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग मुंबई के बाहर से हैं या मुंबई में आना चाहते हैं, या जो लोग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, वो क्या तैयारी करके आए इस इंडस्ट्री में आने के लिए? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हमने जब दुबे जी के साथ मैं काम कर रही थी, आई मीन उन्होंने मुझे नाटक में लिया था, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ। तो सबसे पहली बात तो दुबे जी ने हमें एक पेज पकड़ाया था जिस पे लिखा था आज हिंदुस्तान का हर नौजवान एक्टर बनना चाहता है, पर उसे कौन बताएगा कि एक्टर बनने के लिए प्रतिभा का होना ज़रूरी है। प्रतिभा यानी टैलेंट। तो डेफिनेटली टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने भी खूबसूरत हो, आप ज़ीरो फिगर हो, आप कैसे भी हो, मतलब जो क्राइटेरियाज लोग समझते हैं कि भाई बस हम लोग ज़ीरो फिगर होंगे तो मैं तो हीरोइन बन जाऊंगी, या फिर मेरे डोले शोले होंगे तो मैं तो बहुत बड़ा हीरो बन जाऊंगा। ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टैलेंट। तो अगर आपको लगता है आप टैलेंटेड हो तो आप ज़रूर आ जाओ। मतलब मुंबई में ही नहीं, आजकल तो कास्टिंग डायरेक्टर्स
हर शहर में जा रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अभी। लेकिन आपका जो टैलेंट है, उस टैलेंट को सही तरीके से शेप अप करो, उस टैलेंट को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बस। तो हमने एक गूगल फॉर्म की लिंक बनाई थी, उसे सर्कुलेट किया था, और उसमें कुछ जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। उसमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। तो पहला था कि आर्टिस्ट कार्ड बनाना कितना ज़रूरी है, और उसे कैसे बनाएं और कब बनाएं। आर्टिस्ट कार्ड बनाना ये आपके ऊपर है सबसे पहली बात, और उसका बेनिफिट डेफिनेटली एक्टर्स को होता है, यू नो, क्योंकि अलग अलग जगहें हैं जहाँ से आप आर्टिस्ट कार्ड बना सकते हैं, तो आपको वो गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कब बनाना है वो भी आपके ऊपर है, लेकिन आपका जो टैलेंट है वो आर्टिस्ट कार्ड के ऊपर नहीं तय होता। अगर आप बहुत अच्छे एक्टर हैं और आप अच्छा ऑडिशन दे रहे हैं और आपको एक हाथ काम मिलने के बाद अगर तुरंत आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट इवेंचुअली एक्टर्स को ही होना है। सो इट विल अप टू एक्टर्स आई गेस। और जो प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, वो सारी प्रोसीजर आप जहाँ से कार्ड निकलवा रहे हैं वहाँ पे आपको पूरी प्रोसीजर समझ में आ जाएगी आपको। जी, तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही पर्टिकुलर जगह से वो बनाए तो? नो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज जो है वो सांस्कृतिक संचालनालय, ये एक चीज़ है, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। जो गवर्नमेंट से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक एक्टर्स कार्ड मिलता है, तो लीगली आप एक्टर होते हैं, जिसका बेनिफिट अगर मतलब ये अभी काफ़ी डेप्थ वाली बात हो गई या फिर थोड़ी विषय को छोड़ के बात हो रही है कि जो लीगली आप जब एक्टर बनते हो तभी अगर गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर एक्टरों को कुछ बेनिफिट्स हैं तो वो बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं इफ़ यू हैव दैट कार्ड। मतलब कंपल्शन नहीं है, और वो एक्टर के ऊपर है कि वो बनाए कि नहीं। हाँ जी, उनको क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप अगर काम करते हैं और किसी भी कारण आपके पैसे आपको नहीं मिलते, तो ये जो मीडिएटर्स हैं या जो जैसे कंपनीज हैं जो आपको मदद करती हैं आपका पैसा आप तक लाने के लिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने रोहित शेट्टी जी के साथ काम किया, वो इतने बड़े डायरेक्टर है, ऑफ कोर्स आपका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा होगा। तो एक्सपीरियंस के बारे में, और आपने वो शुरुआत कैसे की उनके साथ काम करना? और रोहित सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है। सिम्बा नाम की एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की है, और उस फिल्म के लिए मुझे बुलाया गया था फॉर अ मराठी डायलेक्ट, क्योंकि मराठी बैकड्रॉप पे वो फिल्म थी, हमारे हीरो जो थे वो महाराष्ट्रियन थे, तो बेसिकली मराठी लोग हिंदी कैसे बोलते हैं वही सिर्फ ठीक करना था, कोई मराठी लाइनें ठीक नहीं करनी थी। तो वो जो डायलेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेरे ख्याल से वो एक्टर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अलग अलग शहरों से आते हैं मुंबई में और हिंदी में काम करते हैं, मराठी में काम करते हैं, गुजराती में काम करते हैं, लेकिन आपका डायलेक्ट सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी प्रमाण भाषा में बात करें अगर, तो वहाँ से आपकी मदर टंग नहीं झलकनी चाहिए, बिकॉज वो कैरेक्टर की डिमांड होती है। अगर मेरा कैरेक्टर ही महाराष्ट्रियन है तो मैं मराठी में जैसे मराठी लोग हिंदी में बात करते हैं, जैसे मराठी लोग हिंदी में बोलते हैं, मैं वैसा बोलना शुरू करूँगी। तो जैसे मैं मराठी जैसे लोग बोलते हैं हिंदी, तो वैसे अगर मैं बोली तो तुम्हें समझ में आएगा। ये डिफरेंस होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बस वो मराठी डायलेक्ट के लिए मैं वहाँ पे गई थी, और वहाँ पे वैसे ही हम एक सीन रिहर्स कर रहे थे, तो सर ने मेरा परफॉर्मेंस देखा और सर को पता था कि आई एम एन एक्टर। तो नेक्स्ट टाइम जब वो फिल्म कर रहे थे तभी उनकी टीम से मुझे पूछा गया कि आप हमारे साथ एज अ एक्टर्स असिस्टेंट काम करना पसंद करेंगे। तो मेरे लिए तो ये टॉप बहुत ही नया था,
तो मैंने झट से हाँ कह दिया, मैंने बोला जो कुछ है वो सीखा जाएगा और देख लेंगे क्या होना है। तो हाँ, मैंने जो ऑडिशन के प्रोसेस में मैं कर रही थी एक्टरों का परफॉर्मेंस अच्छा करवाने के लिए, वही वही लगभग वही प्रोसेस है। तो उसमें मेरा बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे अहम बात जो मुझे बेनिफिट करती है रोहित सर के साथ काम करने के बाद, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, और वो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कैमरा एंगल क्या है, कैमरा लेंस क्या है, लाइटिंग कैसी है, कहाँ से कौन सी लाइट आपके चेहरे पे आ रही है, नहीं आ रही है, और ये ऐसी सारी टेक्निकल चीज़ें सीखने का मौका मुझे मिला। और इन सब चीज़ों ने मेरा जो परफॉर्मेंस है वो एक अलग लेवल पे लेके गई, ये सारी चीज़ें। तो डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। सो एक्टर्स अपने आप पे कैसे काम करें, इनका जो रियाज होता है वो कैसे होना चाहिए एक्टर के लिए? ये बहुत ट्रिकी सवाल है एक्चुअली, क्योंकि जैसे सिंगर्स होते हैं, डांसर्स होते हैं, उनका एक रियाज होता है, वो घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, या फिर घर पे सिंगर्स हैं जो अच्छे से रियाज कर पाते हैं। लेकिन एक्टरों का रियाज कैसे होता है? तो मेरे ख्याल से आज की डेट में काफ़ी सारे ऑडिशन कॉल्स आते हैं, और एक्टरों के लिए ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी काम कर लो, आप एक सीरियल करो, एक नाटक करो, 4 फिल्में करो, आप बहुत ही पॉपुलर हैं, और अगर आपको कोई डायरेक्टर या फिर कोई कास्टिंग डायरेक्टर अगर आपको कह रहा है कि भाई फलाने कैरेक्टर के लिए आपको ऑडिशन देना होगा, दिस इज़ योर जॉब। ऑडिशन देना इज़ योर जॉब। सो उसे भी उतनी ही शिद्दत से आपको करना है जितनी कि आप सिलेक्ट होने के बाद एक्टिंग करते हो कैमरा के सामने। तो मेरे ख्याल से आज की डेट में ऑडिशंस देना, जितने भी आपको ऑडिशन कॉल्स आते हैं वो देते रहना, वो आपका काम है, वो आपका बहुत ज़रूरी काम है। मैंने काफ़ी सुने हैं ऐसी चीज़ें, मैंने इतना काम किया है, मैं ऑडिशन नहीं दूंगा, मैंने इतने सारे सीरियल में ऑडिशन नहीं दूंगी। दिस इज़ योर जॉब। जी बिल्कुल। और आपको ये करना है, आपको ये, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कौन से कैरेक्टर में, आप खुद एज एन एक्टर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कौन से लेवल पे लेके जाते हो, बस ये देखना होता है। आपके एक्टिंग एबिलिटी पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। उनको पता होता है कि आप अच्छे एक्टर हैं, इसलिए वो आपको ऑडिशन के लिए बुलाते हैं, ना कि ये देखने के लिए कि आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हो या नहीं। आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को आपके अंदाज से कहाँ पे लेके जा रहे हो, ये उनका मोटिव होता है, और ये उनका काम होता है। तो वो उनका काम कर रहे हैं, आप भी आपका काम कीजिए, और आपका जो भी कैरेक्टर है, आपका जो भी रोल है, वो आपके पॉकेट में लेके घर चले जाइए। So basically audition is the part of the process. It is your job. It is part of your job. Yeah, job, yeah. It is not part of your process. It is part of your job. Job. जैसे अगर आपकी शूटिंग डेट्स लगी है, आप सुबह उठते हो, आप अपना सामान लेके सेट पे पहुंच जाते हो, वैसे ही ऑडिशन देना इज पार्ट ऑफ योर जॉब। दिस इज योर जॉब। सिंपल। और ऑडिशन का प्रोसेस कैसा होता है? अगर आपको किसी ने ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया तो उसके बाद क्या होता है? मैं बहुत एक्सीडेंटली कास्टिंग में आ गई, और जिनसे मैंने कास्टिंग की प्रोसेस सीखी है, रोहन मापुस्कर जी बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो जो कुछ भी मैंने कास्टिंग में सीखा है वो उनसे सीखा है। तो उनका सिर्फ उनका जो प्रोसेस था कि कोई भी कैरेक्टर के लिए हम शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स को ही ऑडिशन के लिए बुलाते थे। पर्टिकुलर फिल्म के लिए, वो फिल्म के हिसाब से वो चेंज होता था। तो शॉर्टलिस्टेड एक्टर्स को हम बुला के उनका बकायदा प्रॉपर उनको टाइम देके
उनके साथ रिहर्सल करके वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सीन में, हम क्या चाह रहे हैं सीन में, ये पूरा डिस्कशन होने के बाद बकायदा अगर उनको ज़रूरत है किसी प्रॉपर्टी की, जैसे पानी का ग्लास हुआ या फिर कोई टेबल हुई या फिर कोई कुर्सी हुई, तो उनको वो प्रोवाइड करके एक प्रॉपर जैसे सीन शूट किया जा सकता है शायद, वैसे हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं ताकि एक्टर खुद उस जोन में चला जाए। ना कि कोई भी एक्टर आके बस एक दीवार के सामने अपना नाम नंबर प्रोफाइल देके एक जो लाइन रटी हुई है या फिर लाइन जो बाय हार्ट की हुई है वो कैमरे के सामने बोले। वी ऑलवेज मेक श्योर, जो मैंने उनसे सीखा है, कि हम वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मतलब जब मैंने मेरे लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस था क्योंकि मैं काफी सालों से एक्टिंग करते आ रही हूँ, बेसिकली आई एम एन एक्टर, तो कास्टिंग में जाने की जरूरत क्या थी। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि जो एक्टर ऑडिशन के लिए आते हैं उनको क्यूज देने का काम मेरा था। तो अगर एक एक्टर को एक एक्टर से क्यूज मिलते हैं विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी, विद द करेक्ट इमोशंस, उस एक्टर का ऑडिशन उभर के आता है। बिल्कुल। तो ये रोहन मापुस्कर जी का क्रेडिट है पूरा का पूरा, क्योंकि वो उनका बिलीफ सिस्टम है। और वो क्यूज देना जो है, मैं फ्रेम में रहती थी, मैं फ्रेम में नहीं रहती थी, सिर्फ मेरी आवाज रहती थी उस ऑडिशन में, तो वो काफी एक्साइटिंग था मेरे लिए क्योंकि एट द सेम टाइम मैं अलग अलग किरदार कर रही थी जी। तो मेरे लिए एज एन एक्टर वो एक अपने आप में रियाज था कि नहीं तो मुझे कोई एक प्रोजेक्ट के लिए कोई अलग अलग कैरेक्टर क्यों करने देगा। तो ऑडिशन के बहाने मैं माँ का रोल भी कर रही हूँ जो 65 इयर्स की है, मैं बीवी का रोल भी कर रही हूँ जो 35 इयर्स की है, मैं बच्ची का रोल भी कर रही हूँ जो 10 साल की है। तो ये मेरे लिए अपने आप में एक रियाज होता था और उससे उस एक्टर का परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसको कुछ तो हेल्प होती होगी डेफिनेटली, इसलिए वो उन्होंने इतना पूरा किया था। तो वो एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब से मैंने इंडिपेंडेंटली कास्टिंग करनी शुरू की है तब से मैं भी यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है एक्टर के लिए जो ऑडिशन देने के लिए आता है। उसका ऑडिशन काफ़ी उभर के आता है डेफिनेटली। तो कास्टिंग से रिलेटेड ही एक दूसरा सवाल है कि आप एड्स की कास्टिंग करते हैं। हाँ जी। तो एड्स की कास्टिंग कैसे होती है? बहुत कम टाइम होता है एक तो एड्स की कास्टिंग करने के लिए, और एड्स की कास्टिंग काफ़ी ट्रिकी होती है क्योंकि उसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं, एजेंसी, प्रोडक्शन एंड डायरेक्टर। तो इन तीनों के ब्रीफ के साथ साथ हम कास्टिंग करते हैं। बहुत कम समय होता है हमारे पास और डेफिनेटली वो ड्यूरेशन भी 30 सेकेंड 20 सेकेंड ऐसा ही होता है ऐड का भी। और उसके साथ साथ कभी कभार ऐसे भी होता है कि अगर कुछ स्क्रिप्ट में चेंजेस आए तो ब्रीफ चेंज होता है, तो उसके हिसाब से कास्टिंग भी पूरी चेंज करनी पड़ती है। तो हाँ, एड्स की कास्टिंग बहुत ही ऑन टोज होती है, आई कैन से दैट। तो ये, और देखो क्या है ना, ऑडिशन अच्छा देना, जो कि हर एक्टर यही चाहता है कि मेरा ऑडिशन अच्छा हो, लेकिन ऑडिशन अच्छा होना, कास्टिंग डायरेक्टर को वो ऑडिशन अच्छा लगना, डायरेक्टर को वो ऑडिशन अच्छा लगना, लेकिन पूरे प्रोजेक्ट के लिए वो एक्टर शायद मिसफिट होना, ये भी हो सकता है। तो इवेंचुअली फाइनली कास्टिंग जो होती है वो तभी बहुत ही अलग कैलकुलेशन लगते हैं क्योंकि तभी पूरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जाता है हमेशा। तो हाँ, ताकि प्रोजेक्ट अच्छा बने। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि पूरा प्रोजेक्ट अच्छा रहे। सो हम ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुके हैं, मतलब दिल खोल बातें सेगमेंट की। तो लास्टली इस सेगमेंट पे हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जो लोग चाहते हैं कि जॉब के साथ साथ एक्टिंग भी करें तो वो दोनों चीज़ें कैसे मेंटेन करें, बिकॉज दोनों में ही आपको इक्वल टाइम देना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या करें एक्टर्स? बहुत सारे लोग मुंबई में आते हैं एक्टिंग करने के लिए जी, बहुत सारे लोग, और मुंबई में सरवाइव करना
ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है जो कि काफ़ी लोग मुझसे सहमत होंगे। ज़रूर यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ ना कुछ जॉब करना होगा। अगर आप ये जो जॉब है वो इसी फील्ड में करते हैं तो आप इस फील्ड से जुड़े रहेंगे, आपको एक वो ब्रेक नहीं मिलेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हैं तो आपको वो एक एक्टिंग से या फिर इस फील्ड से एक ब्रेक मिलेगा। अगर आप इसी इंडस्ट्री से जुड़े किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप इसी फील्ड में या फिर इसी सर्कल में जुड़े रहेंगे। जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको नाटक में काम करना है, वो आके बैक स्टेज करते हैं ताकि वो प्रोसेस में रहे। रिहर्सल्स कैसी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, कंटिन्यूटी क्या होती है, कॉस्ट्यूम्स क्या होते हैं, सेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों में वो रहते हैं 24 घंटे, और ये आप ही को बेनिफिट करता है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो एक्टर बनने के लिए आते हैं और वो बैक स्टेज करते हैं या फिर कोई भी बिहाइंड द कैमरा कोई भी एक डिपार्टमेंट है वो हैंडल करते हैं, और उनको पता चलता है भाई ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं कॉस्ट्यूम्स कर लूँ, क्यों ना मैं सेट डिज़ाइन करूँ, क्यों ना मैं लाइट्स करूँ, क्यों ना मैं कैमरा सीख लूँ। तो शायद आपके लिए भी ये एक अलग से एक्सपोजर हो सकता है। एंड मेरे ख्याल से ये सब करने से आप उससे जुड़े रहते हैं, आप लूप में रहते हैं, आपकी पहचान अच्छे अच्छे लोगों के साथ होती है, और शायद ये आपको बेनिफिट कर दे। शायद कोई आपका टैलेंट देख के या फिर शायद इनको पता हो कि भाई ये एक्टर है, तो कहीं अगर ज़रूरत है ऐसे कैरेक्टर की तो शायद कोई आपको मदद कर जाए। तो जॉब करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन जॉब और एक्टिंग इन दोनों को संभालना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको एक्टिंग ही करनी है तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ आप कब छोड़ दें, या फिर कौन से वक्त पे आपको सिर्फ एक्टिंग को ही फोकस करना है। वो आपके ऊपर है, और वो डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और सर्वाइवल भी ज़रूरी है। तो ये आप ही को ढूंढना है ये एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है। जो न्यू कमर्स है उनको आप कोई मैसेज देना चाहोगे? न्यू कमर्स को मैं इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको पता है कि आप टैलेंटेड हैं, आप ज़रूर अपना टैलेंट परस्यू करें। जितना हो सकता है इंटरनेट में काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है, जितना चाहे उतना आप एब्जॉर्ब करें लाइक अ स्पॉन्ज, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट देखें, अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहें, और बस मेहनत करें और बी कंसिस्टेंट। इतना ही कहना चाहूँगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है #रैपिड फायर राउंड। तो चलिए वो शुरू करते हैं। हम कुछ सवाल पूछेंगे जिसके आपको बहुत रैपिडली क्विक आंसर्स आपको देने हैं। ऑप्शंस होंगे बेसिकली, तो उसमें से आपको चूज करना होगा। कुछ डिफिकल्ट ऑप्शंस होंगे। फंसाओ मत यार मुझे बस। तो जो पहला ऑप्शन है वो है सिम्बा या सर्कस। सर्कस। कैमरा या थिएटर? सीरियल या मूवीज? मूवीज। मराठी इंडस्ट्री या हिंदी इंडस्ट्री? उफ हाय, ये बोथ नो मेरे दोनों भी दिल के करीब है। तो आई कैन नॉट चूज। ओके, हम वो कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट टू चूज।
तो ऑप्शंस यहीं पे ख़त्म होते हैं। अभी हम बात करेंगे फेवरेट्स के बारे में। आपके कुछ फेवरेट्स के बारे में हम पूछेंगे। ओके। आपको जो भी मन में आए आपको जवाब देना है। तो आपकी ज़िंदगी में फेवरेट पर्सन? इंडस्ट्री से नहीं, नॉर्मली जनरली। दो लोग मेरे बहुत फेवरेट हैं, मतलब हाँ 2 लोग फेवरेट हैं। एक जिसमें एक को मैं यूनिट कहूँगी, जो है मेरे मॉम डैड। ओके, या। और एक है मेरी बहुत ही करीबी दोस्त मिताली जोशी। सो या। फेवरेट प्लेस? मुंबई 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 सब कुछ। मुंबई मेरी जान, दैट्स इट। मुंबई मेरी जान, या डेफिनेटली। फेवरेट फूड? हाँ, घर का खाना। फेवरेट को स्टार? यार ये कैसे बताओ फेवरेट को स्टार। मेरी एक फेवरेट को स्टार रही है, जो मैं एक मराठी शो कर रही थी, कड़त नकड़त, जो काफ़ी फेमस हुआ था इन 2007 to 2009। और तभी मतलब वो रिंगटोन वाला ज़माना था और हर एक के फ़ोन पे कड़त नकड़त का सॉन्ग बजता था। अभी भी बजता है। तो उसमें जो लीड कर रही थी रुजुता देशमुख, तो वो मेरी फेवरेट को स्टार है और मेरी बहुत करीबी दोस्त है। मतलब अभी तक हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। शायद मैं अभी से उसी को मिलने जाऊंगी यहाँ से। तो लास्टली फेवरेट एक्टर? मराठी, हिंदी, दोनों में। अरे यार फंसा रहे हो तो मुझे, मतलब एक ही नाम लेना है क्या? नहीं, मैक्सिमम 2 ले सकते हैं आप। अमित जी ऑफ कोर्स, जी। अमिताभ बच्चन जी। और जिनकी प्रोसेस मैंने बहुत करीब से देखी है, जिनका जज्बा मैंने बहुत करीब से देखा है, जिनकी एनर्जी मैंने बहुत करीब से देखी है, और जिनका एक इनोसेंस मैंने बहुत करीब से देखा है, और जिनका टैलेंट मैंने बहुत करीब से देखा है, वो है रणवीर सिंह। शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, और मुझे लगा ही था आप वो नाम बोलोगे। जी हाँ, मतलब सिंसियर, मतलब कौन से लेवल की सिंसियरिटी होती है यार, मतलब उफ, गूज़बम्स आ गए मुझे रणवीर सीरियसली। या तो यहीं पे हमारा जो रैपिड फायर राउंड है वो ख़त्म होता है, और आपने काफ़ी ऑनेस्टली जवाब दिए, कुछ डिप्लोमेटिक भी आपने जवाब दिए। नहीं, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट चॉइस था। आई कैन नॉट चूज बिटवीन मराठी एंड हिंदी, लाइक वो था क्लोज टू माई हार्ट। जी, तो ये राउंड यहीं पे ख़त्म होता है, और हम अभी बढ़ते, बहुत ही फ़न, एक लास्ट जो है बहुत ही फ़न सेगमेंट है, क्योंकि हमने काफ़ी सीरियस बातें कर ली। हाँ, बहुत बातें कर ली यार मैंने। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, लास्ट सेगमेंट है, वो है मसालेदार गेम्स, हैशटैग मसालेदार गेम्स। तो इसमें हम अलग अलग गेस्ट के लिए बहुत डिफरेंट गेम्स हम प्लान करते हैं, और काफ़ी मज़ा आता है वो खेलने में। ओके। तो इस गेम में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जिसके जो आंसर्स है वो बहुत ही ट्रिकी है। ओके, फिर से? जी, बहुत ही मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, पर उसके जो आंसर्स है वो थोड़े से फ़नी है। तो पहला सवाल, हाँ, मतलब किसी महीने में 31 डेज़ होते हैं, किसी में 30 होते हैं, तो कौन से महीने में 28 डेज़ होते हैं? हर महीने। जी, सही जवाब। आई एम इंटेलिजेंट। पहला क्वेश्चन हमने इजी रखा था। इजी रखा, दिस इज इजी रखा। ओके ओके। हाँ, तो सेकंड, नाम के आगे ताला, नाम के पीछे चाबी, तो कौन सी है ये सब्जी? लौकी। वाओ। यस, लौकी इट इज वेरी हेल्दी। ये वो काफी ट्रिकी था, बट ये ट्रिकी, मैंने पहचाना लौकी। ओके, लौकी, हाँ, हाँ, लॉक एंड की, या लौकी। जी। दूधी, मराठी दूधी। हिंदी में भी दूधी बोलते हैं शायद। लौकी कहते हैं। हाँ, हिंदी लौकी है। हे भगवान, इंग्लिश में बॉटल गार्ड कहते हैं, बॉटल गार्ड ही कहते हैं ना इंग्लिश में। माँ लटकती है, बेटी भटकती है। माँ लटकती है, बेटी भटकती है, बेटी भटकती है। कौन सी चीज़ है? डॉटर है।
रुको, माँ अटकती है, माँ लटकती है। सॉरी, माँ लटकती है, नहीं पता, मैंने बहुत सोचा। ताला चाबी। ताला को माँ कहा है तो वो लटकती है दो पे, और ओके जो उसकी ओके बेटी ओके, है, और जो उसकी बेटी है चाबी वो फटकती है, मतलब वो लेके घूमते हैं हम लोग। दिस इज वेरी ट्रिकी। ओके, मैं फिर से वो लॉकी से करेक्ट कर रही थी, मैंने बोला लॉकी, एनीवे दिस वाज ट्रिकी, या आई कैन गिव यू दिस पॉइंट, सो इट्स 2-1, स्टिल आई एम विनिंग। अगर मिश्रा जी का मुर्गा ईस्ट साइड पे बांग देता है तो वो अंडा किस साइड पे देगा? ईस्ट साइड पे बांग देता है तो हाँ, अंडा किस हाँ। साइड देगा? हाँ, किसी भी साइड देगा, उसको अंडा देने के लिए साइड की क्या जरूरत है? नहीं, wrong। मुर्गा थोड़ी अंडा देता है। तो दोनों आपने दो जवाब दिया, आपको कौन सा? It's 3-1, still it's 3-1। नहीं नहीं, नहीं रॉन्ग, आपने जवाब तो नहीं बताया मुझे, जवाब तो मैं नहीं पहचाना दूसरे गैस पे। तो आपका दूसरा जो था वो आपका फाइनल जवाब है। मुर्गी अंडा देती है, हाँ, मुर्गा नहीं देता। मुर्गा नहीं देता, तो वो किसी भी साइड में नहीं देगा। सही जवाब। तो मैं So, वन पे हाँ, हूँ। 3-1। 1 kg कॉटन और 1 kg लोहा में भारी कौन सा है? इसका वजन ज्यादा है। कॉटन भीगा हुआ है। नहीं। भीगा हुआ कॉटन है। कॉटन भीगा हुआ नहीं है, वो नॉर्मल है। नॉर्मल है, तो लोहा ज्यादा वजनदार होगा नहीं? 3-2। तो कॉटन कैसे वजनदार हुआ वो अगर भीगा हुआ नहीं क्योंकि है? वो उसका वजन सेम ही है, 1 kg 1 kg। ओह यार, लेकिन कौन सा भारी है पूछा आपने या वजनदार पूछा? क्या पूछा? दोनों तो भारी क्या है? तो 1 kg तो वजन है, सेम ही होगा दोनों का। हाँ, वजन क्या? तो आप जीते इसमें, और हमें भी काफी खुशी हुई कि हमारे गेस्ट जीत गए। नो, मैं हार गई, बट कोई नहीं। बायस था क्या क्वेश्चन है? नहीं, बायस नहीं था। कैसे सवालों के आपने जवाब दिए, तो बहुत ट्रिकी थे डेफिनेटली। तो थैंक यू। तो सच में काफ़ी मसालेदार गेम्स थे, काफ़ी मसालेदार, और काफ़ी हमने एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। मैं हार गई पर वो चलता है, हमने एंजॉय तो किया। तो इसी के साथ ही हमारा लास्ट सेगमेंट था। तो इसी के साथ हमारे जो सेगमेंट्स है वो ख़त्म हो चुके हैं, और हम स्पेशली थैंक्स बोलना चाहेंगे करीम्स रेस्टोरेंट को जो लोखंडवाला में है, क्योंकि हम यहीं पे शूट करें, और थैंक्स टू देम कि हमें शूट करने के लिए उन्होंने अलाउ किया। ये लोखंडवाला में है, आप विज़िट कर सकते हैं। हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो विज़िट कर सकते हैं। यहाँ का खाना और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है। लास्टली आप हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, वायन कंटेंट फैक्ट्री के सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं सब्सक्राइबर्स को इतना ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप में से जो कोई भी एक्टर बनना चाहता है, इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, तो आप बेझिझक आ सकते हैं। यहाँ पे नए टैलेंट की खोज हमेशा रहती है, तो आप आइए, आपका टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर दीजिए, और आप भी बहुत अच्छे या बहुत बड़े स्टार बन सकते हैं। तो आपका जो सपना है, सपने देखिए, क्योंकि अगर आप सपने नहीं देखेंगे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो सपने देखिए, और सपना पूरा करने के लिए इस सपनों की दुनिया में, इस सपनों की नगरी मुंबई में आ जाइए। हम हैं यहाँ पे बैठे हुए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि YN कंटेंट फैक्ट्री, मतलब यश और नीलाक्षी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया यश, और इतना अच्छा इंटरव्यू हुआ, और हम लोगों ने बहुत मज़े किए, काफ़ी सारी बातें की, मैं तो रुक ही नहीं रही थी। तो ये आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इनिशिएटिव ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें कुछ भी नहीं पता है इंडस्ट्री के बारे में, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि मुंबई में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में आते हैं, मुंबई की भागदौड़ देख के, मुंबई का स्पीड देख के, मुंबई की रफ्तार देख के वो भाग जाते हैं, वो चले जाते हैं वापस, लेकिन उनको पता नहीं होता कि करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका इनिशिएटिव है वो बहुत अच्छा है, जो आई एम श्योर जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं एक्टर बनने के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और
ज़रूर मैं कहूँगी कि इनके चैनल को आप लाइक कीजिए। आपको जो भी सवाल है मेरे लिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ, मैं आपको ये ज़बान देती हूँ कि आपका कोई भी सवाल हो, मैं उस सवाल को ज़रूर आंसर करूँगी, इनके थ्रू आंसर करूँगी डेफिनेटली। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू यू टू। थैंक यू सो मच आप आए और इतनी सारी अच्छी बातें आपने हम सबसे शेयर की। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। दैट्स सो स्वीट, दैट्स सो स्वीट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। तो हम आपसे मिलते हैं जल्द ही हमारे नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।